एक बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और अब बात कोरोना वायरस की। मध्य प्रदेश में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। जबलपुर में एक साथ 4 पॉजिटिव मरीज मिलने से प्रदेश में हड़कंप मच गया है और शासन की ओर से सभी एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना वायरस ने मध्य प्रदेश में भी दस्तक दे दी। राज्य में पहली बार संक्रमण की पुष्टि जबलपुर में हुई। यहां जर्मनी और दुबई से लौटे 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 2 परिवारों के 4 सदस्य हैं। चारों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। जी हाँ, ये बात सही है कि 4 संदिग्ध पॉजिटिव आए हैं, लेकिन उनका नाम किसी भी कंडीशन पर डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि कोई उनकी फोटो ना खींचे, ना ही उनकी कोई इस तरह की वो करे। जो भी पेशेंट हैं वो पॉजिटिव आए हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। आने वाली कौन सी बात है? जी उनका इलाज किया जा रहा है। उनको मेडिकल कॉलेज शिफ्ट करके उनका इलाज किया। कोरोना को देखते हुए शासन ने प्रदेश में सभी स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमा घर बंद कर दिए। इसके साथ ही प्रदेश के सभी नेशनल पार्क और अभयारण्य सैलानियों के लिए अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। वहीं कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं। प्रदेश में 6 अप्रैल तक किसी भी प्रकार की राजस्व या कर वसूली पर रोक लगा दी गई है। वहीं नीलामी प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही 2 सप्ताह तक किसी भी तरह की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं सार्वजनिक स्थानों की सफाई की उचित व्यवस्था करने के भी कोर्ट की ओर से निर्देश दिए गए हैं। मामले में हाई कोर्ट 26 मार्च को अगली सुनवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर रायपुर सहित प्रदेश भर में कोरोना से जंग जारी है। कई इलाकों में धारा 144 लागू है। सड़कें सूनी हैं। शहर शहर अभी से जनता कर्फ्यू के हालात बनने लगे हैं। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को का पूरा खतरा मोल लेते हमें पूरी श्रद्धा के साथ अपने भाव व्यक्त करने चाहिए। रायपुर में कोरोना वायरस का खौफ ऐसा कि पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। चौपाटी, पान ठेले पहले ही प्रशासन ने बंद करा दिए हैं और शहर में धारा 144 भी लगी हुई है। ऐसे में सड़कों में कम ही लोग नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू जैसे हालात अभी से दिखाई देने लगे हैं। उधर प्रदेश के श्रम मंत्री शिवकुमार डहरिया अपनी बेटी के साथ सेल्फ क्वारंटाइन में चले गए हैं। कोरोना वायरस की जारी की गई गाइडलाइन के तहत खुद डहरिया और उनकी बेटी सेल्फ क्वारंटाइन में गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने 15 मार्च को मुंबई से रायपुर आने वाली सभी हवाई यात्रियों को होम आइसोलेशन में रहने की अपील की। दरअसल 15 मार्च को विमान संख्या AI 651 से आई महिला मरीज जांच के बाद कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। फिलहाल उसका एम्स में इलाज चल रहा है। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने टोल फ्री नंबर निदान 1100 जारी किया, जिसमें कोविड-19 से संबंधित शिकायत दर्ज की जा सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए की गई तैयारियों और इंतजामों के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। सीएम भूपेश बघेल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी कोरोना को लेकर प्रदेशवासियों से सतर्कता बरतने की अपील की। साथ ही उन्होंने 22 मार्च को पीएम मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू में ज्यादा से ज्यादा सहयोग की अपील की। मेरा छत्तीसगढ़ प्रदेशवासी भाई बहनों के लिए मैं ये एक अपील करना चाहती हूँ कि जिस तरह से कोरोना वायरस आज पूरे विश्व में एक महामारी के रूप में फैला हुआ है, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति से आज पूरा देश जूझ रहा है। और ऐसी स्थिति में
हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के लिए अपील की है कि वो इसमें सावधानी स्वयं की सुरक्षा करे, अपनी रक्षा करे, तो इससे बचा जा सकता है। और एक बहुत बड़ा अपील उन्होंने जो की है कि 22 तारीख को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक कोई घर से ना निकले। कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए मध्य रेलवे ने लंबी दूरी की 24 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिसमें मुंबई दिल्ली राजधानी जैसी ट्रेन भी शामिल हैं। इन ट्रेनों में ज्यादातर पुणे सेक्टर की ट्रेनें हैं। रायपुर और दुर्ग में रेल प्रशासन ने प्लेटफॉर्म टिकट की दर 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया। 21 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक रायपुर और दुर्ग में प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए में मिलेंगे। कोरोना के मद्देनजर बिलासपुर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने स्वतः संज्ञान लेकर जनहित में सुनवाई की। महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि चौबे कॉलोनी के 3 किलोमीटर तक के दायरे को भी सील कर दिया गया है। उधर डीजीपी डीएम अवस्थी ने ड्रिंक करके वाहन चलाने वालों के ब्रीथ एनालाइजर पर रोक लगा दी है। फिलहाल अभी कुछ दिन तक ब्रीथ एनालाइजर मशीन से जांच को रोक दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कोरोना वायरस को लेकर देश के शहरों में क्या असर है और क्या क्या इसे लेकर उपाय किए जा रहे हैं, आपको 8 शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं। कैसे वहां पर दरअसल हालात इस वक्त हैं और उनसे निपटने के लिए क्या क्या कोशिशें, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं अलग अलग शहरों में। दिल्ली में अगर हम जिक्र करें तो ज़्यादातर जो मॉल और रेस्तरां पब वगैरह हैं, इन सबको बंद कर दिया गया है। आइसोलेशन की स्थिति है। नागपुर में लगभग सभी मार्केट और बाजार बंद हैं। पुणे में भी ऐसे ही कदम उठाए गए हैं ताकि किसी भी सूरत में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़े ना, चूंकि सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में ही सामने आए हैं। त्रिवेंद्रम का जिक्र करें, वहां भी एहतियातन कई कदम उठाए गए हैं। आगरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगभग सड़कें खाली नजर आ रही हैं। यहां भी एहतियातन तमाम कदम उठाए गए हैं। मार्केट और बाजारों में रौनक अब खत्म हो गई है, क्योंकि लोगों से अपील की गई है कि वो अपने घरों में रहें, जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो घरों से बाहर ना निकलें और बाजारों में ना जाएं। हालांकि दूसरी तरफ बाजार भी बंद कर दिए गए, मॉल बंद कर दिए गए। पणजी की तस्वीर देख रहे हैं, पणजी में भी बहुत सतर्कता बरती जा रही, क्योंकि पणजी में बड़ी संख्या में पहुंचते हैं पर्यटक। आगरा में भी बड़ी संख्या में बाहरी पर्यटक, विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं, इसलिए सतर्कता यहां पर और ज्यादा जरूरी है। लखनऊ की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, लखनऊ भी लगभग आइसोलेशन की स्थिति में है। और जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर के जम्मू शहर में भी एहतियातन कई कदम उठाए गए हैं। मार्केट लगभग क्लोज हैं, बंद हैं, और बड़े मॉल और जो भी इस तरह के प्रतिष्ठान हैं उन्हें भी बंद करने के आदेश प्रशासन ने दिए हैं। लखनऊ में भी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उस लिहाज से तमाम जो बाजार हैं, बड़े चहल पहल वाली जगह हैं, उन सभी को बंद कर दिया गया है। और ज्यादातर ट्रेनें अलग अलग मंडलों की रद्द कर दी गई हैं, ताकि जो यातायात साधन है, लोग यहां से वहां ना जाएं, जो जहां पर है वहीं पर रहें। और डॉक्टर सुमित असरानी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर सुमित असरानी जी न्यूज़ 18 पर। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस और इस वायरस को लेकर लोगों के अंदर तमाम तरह की धारणा भी है कि वो कहीं गए नहीं हैं या फिर बाहर से कोई जो आया है उसके संपर्क में भी नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी स्वभावतः यहां जरूरत इस बात की रहेगी कि सतर्कता बढ़ती जाए। क्या बातें आप लोगों से कहेंगे, कौन कौन से ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान लोगों को रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात कि कोरोना वायरस जो है वो आदमी से फैल रहा है,
तो अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जितना हो सके भीड़भाड़ वाले इलाकों में न जाएं, जितना कोशिश हो सके अपने घरों में ही रहें और बाहर सिर्फ तभी निकलें जब कुछ बहुत ज़रूरत हो। सरकार आपकी मदद करने में लगी हुई है। आपको कुछ भी परेशानी होती है, हर तरफ हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम स्टेज 2 में हैं। स्टेज 2 का मतलब है कि अभी जितने भी पॉजिटिव केस पाए गए हैं वो या तो बाहर विदेश से होके आए थे या उनके रिश्तेदार थे जो उनके संपर्क में थे। लेकिन स्टेज 3 इससे ज़्यादा खतरनाक है। स्टेज 3 में ये धीरे धीरे कम्युनिटी में स्प्रेड होगा। तो अपन ये ना सोचें कि जो बाहर से होके आए हैं सिर्फ उन्हीं को खतरा है या उनके रिश्तेदारों को ही खतरा है। ये एक खतरा जो है ये पूरे देश पे बना हुआ है, जिसके लिए हमको सबको एकजुट होके आगे बढ़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल स्वाभाविक है कि एकजुट होना होगा और तभी जाकर इससे लड़ाई लड़ी जा सकेगी। कौन कौन से जरिए हैं जिनके जरिए कोरोना वायरस आप में प्रवेश कर सकता है, डॉक्टर साहब? देखिए, कोरोना वायरस जनरली जो वायरस रहते हैं वो सरफेस पे नहीं रहते हैं, लेकिन नज़दीकी संपर्क से और कुछ ऐसी सरफेस जो किसी कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति ने छुई हो, ऐसा प्रतीत होता है कि जो अभी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें यह कहना है कि 12 घंटे तक वो सरफेस पर रह सकता है। तो अगर कोरोना वायरस पीड़ित व्यक्ति ने किसी वस्तु को छुआ है, किसी जगह को छुआ है, तो वो वायरस का असर 10 से 12 घंटे रह सकता है। तो ये और भी खतरनाक हो जाता है क्योंकि आप नहीं जानते कि उस व्यक्ति ने किस जगह को छुआ है, वो कहाँ गया है। अननोइंगली आप पर ये वायरस अटैक कर सकता है। तो सबसे जरूरी है कि आप हैंड सैनिटाइजिंग और हैंड क्लीनिंग पे पूरा ध्यान दें, लगातार हाथ धोते रहे, सैनिटाइज करते रहे और अनावश्यक वस्तुओं और जगहों को छूने से बचे। लोगों से हाथ न मिलाएं, लोगों से गले न मिले, दूर से ही नमस्ते करें। जैसा कि अभी पूरे विदेशों में ये मशहूर हो चुका है कि नमस्ते ही सबसे अच्छा माध्यम है इस दौरान लोगों को अभिवादन करने का। जी जी डॉक्टर सुमित असरानी, ये भी कई वीडियोस भी आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। अलग अलग बताया जा रहा है कि मेटल पर कितनी देर तक ये वायरस रह सकता है, कपड़ों पर कुछ कम देर तक वायरस ये रहता है। ये भी कुछ ऐसा डिवाइडेशन है क्या कि कपड़ों पर कुछ कम वक्त तक रहेगा, मेटल पर ज़्यादा देर तक रहेगा और दूसरी जो चीज़ें उन पर ये वायरस अलग टाइमिंग तक रह सकता है? देखिए, जो अभी WHO की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि कपड़ों पे होगा कि मेटल पे होगा, वो क्लियर मेंशन नहीं है। उनका कहना है कि अगर किसी सरफेस के कांटेक्ट में वायरस आता है तो 10 से 12 घंटे ये उसमें जीवित अवस्था में रह सकता है, उसके बाद ये निष्क्रिय हो जाता है। जी बिल्कुल, यानी कि करीब करीब 12 घंटे अगर किसी व्यक्ति के संपर्क में जो कोरोना से संक्रमित है उसके संपर्क में कोई चीज़ आती है और उस वस्तु को व्यक्ति टच करता है तो 12 घंटे तक ये संक्रमण रह सकता है। और ठीक है, अगर कोई तय नहीं कि किसी को संक्रमित है या नहीं, वो शंका है, उसे सर्दी खांसी उसे महसूस हो रही है, उस दौरान उसे क्या करना चाहिए, कैसे अपने आप को नॉर्मल करना चाहिए? देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि कोरोना वायरस जो है वो एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है जो कि आपकी बॉडी में प्रवेश करेगा। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आप उससे लड़ने की ताकत रखते हैं, तो वो वायरस आपके शरीर में प्रवेश करके फिर निकल जाएगा। वो आपको सिम्टोमेटिक बस चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ भी इस प्रकार के सिम्टम्स आपके पास आते हैं तो सबसे पहली बात कि आप नज़दीकी जो आपको हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं वहाँ पर आप बात करें, अपनी परेशानी बताइए। सरकार पूरे तरीके से इससे लड़ने में कारगर है। हर जगह हेल्पलाइन नंबर्स, हर जगह हॉस्पिटल्स को अलर्ट कर दिया गया है, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़रूरी है कि इससे भागे नहीं। अभी तक जो देखने में आया है कि जो लोग घबराहट से इसको बता नहीं रहे हैं, वो इसको नॉर्मल समझ के लोग आम जनों से मिल रहे हैं या इस चीज़ को वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो उससे ही ये स्प्रेड बढ़ता जा रहा है। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल वायरल बीमारी है जिसका आप घर रहते
अगर अपने आप को आइसोलेट करते हैं तो वो सबसे कारगर तरीका है। दूसरा, आप गवर्नमेंट के सेंटर्स पे कांटेक्ट में रहिए, वो आपको पूरा गाइड करेंगे कि आपको कैसे इन चीज़ों से लड़ना है और कैसे आपकी वो सहायता कर सकते हैं। जी, केवल सर्दी खांसी ही या फिर अमूमन अब देखा गया कि जो सरकारी दफ्तर हैं वहां पर एक मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है जो आपका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर नापती है। वो बॉडी टेम्परेचर ये बताने के लिए काफी है क्या कि आप संदिग्ध हैं, या फिर दूसरी चीजों से भी संदिग्धता पहचानी जा सकती है? देखिए, बॉडी टेम्परेचर अभी तक सबसे कारगर तरीका वो हो रहा है जिससे कि आप मास स्क्रीनिंग कर सकते हैं। मतलब मेरा कहना है कि अगर एक साथ एयरपोर्ट पे 1000 लोग आ रहे हैं तो अभी आपके पास कोई ऐसा और कोई यंत्र नहीं है कि जिससे आप उन लोगों की स्क्रीनिंग कर पाएं। स्क्रीनिंग होता है कि जिसके द्वारा आप 1000 में से 10, 15, 20 जो भी आदमी है जो कि आपको संदिग्ध लग रहे हैं उनको आप निकालते हैं। उसके बाद आगे उनके सिम्टम्स क्या है उन पे सरकार लगातार कड़ी नजर रखे हुए है। अगर उनमें कुछ भी सिम्टम्स इस प्रकार के आते हैं तो मरीज को खुद रिपोर्ट करना चाहिए, नहीं तो सरकार समय समय पर उन मरीजों के सैंपल ले रही है। कई केसेस में ये भी देखा गया कि पहले सैंपल में या स्क्रीनिंग में वो नेगेटिव आया, बाद में सेकेंड सैंपल में वो पॉजिटिव आ रहा है। तो ये इसलिए होता है कि इंक्यूबेशन पीरियड जो रहता है वायरस का, उसमें कई बार वो वायरस अपने पूरे सिम्टम्स नहीं दिखाता है। कुछ सिम्टम हो सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते हैं, वो हर आदमी की इम्यूनिटी पावर पे निर्भर करता है। तो इसीलिए जरूरी यही है कि अगर आप विदेश से होके आए हैं या किसी भी विदेशी नागरिक के संपर्क में है या कोई आपके परिवार में है जिससे आप संपर्क में है, तो नियमित सरकार को जानकारी देते रहे। थोड़ा भी आपको डाउट होता है कि आप में फ्लू के सिम्टम्स आ रहे हैं, घबराएं नहीं, तुरंत अपने हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, आपको गवर्नमेंट द्वारा मदद जरूर प्रोवाइड की जाएगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर असरानी, बात उस टेम्परेचर की, 2-3 बातें आपने बताई कि ये सिम्टम्स हो सकते हैं, सर्दी, खांसी, कफ एंड कोल्ड, या फिर टेम्परेचर भी। टेम्परेचर क्या उस स्थिति में रहेगा ही अगर आपके अंदर ये वायरस प्रवेश कर गया है आपके शरीर में, बॉडी में? हाँ, देखिए, वायरल इन्फेक्शन में बॉडी का टेम्परेचर रेज होना एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो कि इस वायरस में भी देखने को मिला है। तो टेम्परेचर तो आपकी बॉडी का जो सामान्य है उससे थोड़ा बढ़ के मिलेगा ही। तो इसी वजह से टेम्परेचर को ही अभी सबसे कारगर वो माना जा रहा है, जिसके द्वारा अगर मरीज में सर्दी खांसी के सिम्टम नहीं भी आते हैं लेकिन वो बाहर से होके आए हैं, विदेश से आए हैं या किसी ऐसे शहर से आए हैं जहाँ की इसका संक्रमण फैल रहा है, तो टेम्परेचर के द्वारा ही आप स्क्रीनिंग अभी सरकार उसकी कर रही है। उससे ही संदिग्धों को अलग किया जाता है और आगे जो भी जरूरी जांचें हैं जिससे कि कंफर्म हो सके वो फिर आगे सरकारी निगरानी में आपको करवानी पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं जो ध्यान रखने की दरकार है। डॉक्टर सुमित असरानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुमित असरानी, किस आय वर्ग के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए कुछ खास ध्यान रखने की दरकार है, या फिर सभी आय या माफ कीजिएगा उम्र के जो लोग हैं एक साथ ये और एक जैसे अटैक करता है, एक जैसा असर करेगा? अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ये सामने आया है कि एल्डरली पर्सन, मतलब जो थोड़े बुजुर्ग हैं वो और बच्चों को ये ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, और जो उनकी जिनकी इस वायरस के द्वारा जिनकी जान भी चली गई है वो भी बुजुर्ग व्यक्ति ही है। तो अमूमन ये वायरल इन्फेक्शन है जो कि आपकी बॉडी के इम्यूनिटी के हिसाब से काम करता है। तो बुजुर्गों और बच्चों में जो इम्यूनिटी पावर रहती है वो कम रहती है, तो इस वजह से वो उन पर इसका अटैक जो है वो सीवियर हो रहा है। बाकी अटैक ये किसी पे भी कर सकता है, वायरल इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है। इसको अपन ये ना समझें कि मतलब अगर ये सिर्फ बुजुर्गों को हानिकारक है या बच्चों को हानिकारक है, हानिकारक सबके लिए है। लेकिन इम्यूनिटी के हिसाब से जो रिपोर्ट्स आई हैं तो बुजुर्गों और बच्चों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर कम होती है। जी बिल्कुल, इम्यूनिटी का बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर रोल है। आइसोलेशन, जब किसी संदिग्ध को आइसोलेशन में ले जाते हैं या फिर कोई पॉजिटिव रिपोर्ट आती है
किसी व्यक्ति की कोरोना वायरस के मद्देनजर उस दौरान उसे आइसोलेशन में रखा जाता है, क्या ट्रीटमेंट, क्या प्रोसेस उसके साथ होती है इस कोरोना से बचाव के लिए? देखिए, आइसोलेशन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये दूसरों में न फैले। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वायरल इन्फेक्शन है, हर वायरल इन्फेक्शन का एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है जिससे कि मरीज को बुखार, सर्दी, खांसी, शरीर में दर्द, इस प्रकार की जो भी उसकी दिक्कतें हैं उसको ठीक किया जा सके। और अभी तक इसका एक कारगर ट्रीटमेंट जिसको अपन कहना चाहिए, वो सब देश की सरकारें लगी हुई हैं, वो इसका ट्रीटमेंट पे वर्क कर रहे हैं। काफ़ी कुछ भारत ने भी कुछ सफलता हासिल की है, कुछ केसेस आए हैं जिसमें उन्होंने ट्रीटमेंट किया है, तो उस ट्रीटमेंट लाइनअप को और मजबूत करके आगे बढ़ रही है सरकार। जी जी, किस तरह की मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं? क्या केवल जनरल मेडिसिन, चूंकि आप बता रहे हैं वायरल होता है, थ्रोट इन्फेक्शन, दूसरे इन्फेक्शन इसमें होते हैं, तो क्या केवल उन्हीं की दवाइयां इस दौरान इस्तेमाल की जाती हैं? अभी जो दवाइयों, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट अभी तक एक कारगर तरीके से सामने नहीं आ पाया है, तो कई दवाइयों को मिक्स करके उनका डोज एडजस्ट करके और पेशेंट को दिया जा रहा है। अभी कुछ समय पहले ही जयपुर से ये रिपोर्ट आई थी कि वहाँ के डॉक्टर्स ने एक केस को ट्रीट किया था, तो उन्होंने कुछ एंटीवायरल ड्रग्स और एंटी मलेरियल ड्रग्स यूज़ करके उसको ट्रीट किया था पेशेंट को। तो अभी ये रिपोर्ट्स को देखते हुए आगे बढ़ रही है सरकार और सब डॉक्टर्स इसी उसमें लगे हुए हैं कि कौन से कॉम्बिनेशन से सबसे कारगर असर अपन को मिलेंगे। जी जी, आखिरी सवाल डॉक्टर असरानी आपसे, इम्यूनिटी का जिक्र आपने किया, इम्यूनिटी कम होती है तब ये ज़्यादा घातक होता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या ध्यान रखा जा सकता है? न्यूट्रिशंस या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका सेवन लोग करें ताकि इम्यूनिटी कम से कम बरकरार रहे, बेहतर रहे? देखिए, सबसे पहले तो आपके शरीर में हाइड्रेशन मेंटेन रहना चाहिए, पानी की मात्रा अच्छी रहनी चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, वो आपके शरीर को कमज़ोर बनाता है। बाकी अपने घर की चीज़ों में, घर के खानों में और हाई प्रोटीन डाइट अगर आप लें तो वो सब चीज़ों से आपके शरीर की इम्यूनिटी जो है वो बरकरार रहती है। व्यायाम करें, रोज़ सुबह आप वॉक पे जाएं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करें जिससे कि बॉडी का आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्ट होता रहेगा। कई जगह कई दवाइयाँ भी वो दी जाती हैं, लेकिन अभी उनका इतना कारगर वो है कि नहीं वो नहीं मालूम, लेकिन आपकी घरेलू उपयोग में ही इतनी चीज़ें हैं खाने पीने की और ध्यान रखने की कि उसके द्वारा आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप कर सकते हैं। जी, इम्यून सिस्टम आपका बेहतर अगर होगा तो कोरोना वायरस का अटैक अगर होगा भी तो उतना प्रभावी कम से कम आपके शरीर पर नहीं होगा कि उसे घातक कहा जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर असरानी हमसे बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।